सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आई होप कि आपने बजट वाला वीडियो देख लिया होगा। और बजट वाला वीडियो वैसे अभी 9 बजे ये सेशन रिकॉर्ड तो हो रहा है 12:40 पे, बट 9 PM पे आपको मिल जाएगा ये सेशन जो अभी चल रहा है द हिंदू का। और बजट वाला सेशन भी आपको आई गेस की आज अपलोड हो जाएगा। प्लस एक चीज और, बजट में बच्चों का ये टेंशन होता है सर नोट्स कहाँ से करें या फिर कितना पढ़ें। उतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना हमारे लिए, एग्जैक्टली नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। आपको फोकस करना है बजट में कुछ 2-4 चीजों पे, दैट इज द पॉलिसीज और स्कीम्स जो गवर्नमेंट निकाल रही है, या फिर किस पे कितना खर्चा होगा, इन जनरल बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और कुछ टर्म्स जैसे गोवर्धन हो गया, जैसे हम लोगों ने कल देखा। ठीक है, तो उसमें से उस चीजों को छाट के हमने अलग कर दिया, और एक नोट्स भी आपको अपलोड मिल जाएगा इन द टेलीग्राम चैनल, राइट। तो चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये एडिट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, प्लीज इग्नोर दिस। और आज का पहला टॉपिक है हमारा बीबीसी से रिलेटेड, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है वो बीबीसी। तो उसका पता तो चल ही गया होगा, अभी तक इंस्टाग्राम चलाते हो तो मोदी जी के अगेंस्ट ऐसा कहा जा रहा है कि वो डॉक्यूमेंट्री है तो उस पर सेंसर लगाया गया, इमरजेंसी सेंसर। क्या होता है इमरजेंसी सेंसर और क्या होता है आर्टिकल 69A, सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट 2000, और इसमें एक केस है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस दोनों को देखेंगे और बीबीसी एग्जैक्टली क्या होता है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, कंट्रोवर्सी आपका एग्जाम का एस्पेक्ट नहीं है, आपके एग्जाम का एस्पेक्ट है फैक्ट्स और रिलेटेड एस्पेक्ट, तो हम उसको कवर करेंगे। सेकंड टॉपिक है हमारे पास की टेकअवेज फ्रॉम द आईएमएफ लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट। देखो, जब इकोनॉमिक सर्वे आया था 31 जनवरी को, तो उससे एक दिन बाद ही, जब सुबह में ही एक इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज हुआ। 2 बार रिलीज होता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, आईएमएफ रिलीज करता है, सॉरी, ये इकोनॉमिक आउटलुक WEO। व्हाट एग्जैक्टली दिस WEO थिंग इज, तो इस पे हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। थर्ड हमारे पास टॉपिक है एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, क्योंकि ये वडोदरा में स्टार्ट होने वाला है, तो देखेंगे गुजरात में गिफ्ट सिटी पे, तो एग्जैक्टली वो क्या है, और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स को करने वाली है। तो चार्जशीट स्क्रूटनी इज नॉट अ केस ऑफ प्रेइंग आईज। देखो, ये चीज जो टॉपिक है ना, वो है आपका एक एस्पेक्ट है जिसे हम कहते हैं जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी। तो जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है, तो इस पे फोकस करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी, सुप्रीम कोर्ट के लाइव स्ट्रीम केसेस क्या होते हैं, कौन सा ऐसा केस था स्वप्निल त्रिपाठी, उस पर फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम पर व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा एपेक्स को डायरेक्ट सेंटर टू सबमिट रिकॉर्ड्स बैनिंग द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ओरिजिनल रिकॉर्ड्स दो कि किस बेसिस पे आपने ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन किया है। महुआ मित्रा है जो उन्होंने केस फाइल किया था और रिलेटेड लोगों ने, तो देखेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, बीबीसी का फुल फॉर्म है, तो बीबीसी के बारे में जानना जरूरी है। और इस सीरीज का नाम है, जो ये डॉक्यूमेंट्री 2 पार्ट में सीरीज है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और ये मेनली रिलेटेड है आपको गुजरात रायट से। इसमें ये कहा जा रहा है, इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा बोला जा रहा है कि पीएम मोदी जो उस टाइम पे सीएम थे गुजरात में 2002 में, उस टाइम पे ही वाज द सोल रिस्पांसिबल, हिज एक्ट्स वाज रिस्पांसिबल फॉर दिस ऑल थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, और इस केस का नाम है CVK बालाकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये चीज याद रखना। तो इस केस में CVK बालाकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में बताया गया इंडिया द मोदी क्वेश्चन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो आई होप कि यहाँ पे केस और रिलेटेड एस्पेक्ट्स आपको पता चल गया होगा। एग्जाम में आता है कि इंडिया द मोदी क्वेश्चन रिलेटेड विच केस इज रिलेटेड टू दिस, तो CVK बालाकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर हमारे पास क्या है इसमें। ये बेंच है जस्टिस संजीव खन्ना का और MM सुंदरेश का, और इन्होंने कहा है कि ये नोटिस जारी किया है यूनियन ऑफ इंडिया को थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। और कोर्ट ने इस केस को लिस्ट किया है अप्रैल में, यानी 2 महीने बाद इसकी सुनवाई शुरू होगी। तब तक कहा गया है कि डॉक्यूमेंट जो भी है आप लगाओ और एफिडेविट वगैरह जो भी लगता है वो दाइए, तो इस पे हम आगे सुनवाई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इशू क्या है। देखो, ये 2 पार्ट में है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, और ये डॉक्यूमेंट्री एयर की गई थी 17 जनवरी 2023 को, जिसके बाद इंडिया ने इस पे इमरजेंसी सेंसर लगाया। ये चीज याद रखना, इमरजेंसी सेंसर, ये वर्ड याद रखना, ये काफी काम आएगा अभी, इमरजेंसी सेंसर। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, वो आपको CA का भी है और लीगल का भी है। इससे क्लैट आइलेट में लीगल रीजनिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। टॉपिक होगा सेंसरशिप और एक्ट होगा 69A ऑफ IT एक्ट 2000। ठीक है,
अब देखते हैं व्हाई इंडिया बैन दिस डॉक्यूमेंट्री ऑन पीएम मोदी। तो इंडिया ने आखिर क्या रीजन था कि ये बैन करना जरूरी समझा। तो एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया कि ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और एक वन साइडेड स्टोरी बताई गई है, एक कॉलोनियल माइंडसेट। जहां पे ब्रिटेन आता है तो कॉलोनियल माइंडसेट आ जाता है। लेटर मिनिस्ट्री ने एक इशू भी निकाला कि इसके एक्सेस को डिसेबल किया जाए। फर्स्ट एपिसोड ऑफ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ऑन यूजिंग इमरजेंसी पावर्स अंडर द आईटी रूल्स 2069 ऑफ आईटी एक्ट। देखो कोई भी होता है ना कोई एक्ट, तो उसका एक रूल्स बनाया जाता है लेटर ऑन अमेंडमेंट के नाम पे। तो आईटी रूल्स 2021 में हम लोगों ने इमरजेंसी पावर्स ऑफ सेंसरशिप लेके आए कि अगर कुछ मान लो एक ऐसी चीज आ जाती है, एक ऐसी चीज एयर कर दी जाती है जिससे प्रॉब्लम हो सकता है सोसाइटी में, जिससे कुछ भी बड़े लेवल पे प्रॉब्लम आ सकती है, उसको हम इमरजेंसी बेसिस पे विदाउट एनी डिले हम बैन कर देते हैं। ठीक है, तो 69A ऑफ आईटी एक्ट उस चीज का पावर देता है। 69A ऑफ आईटी एक्ट पे बहुत बवाल मच चुका है पहले भी, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक्ट आपको दो चीजों से रिलेटेड है। पहले तो ये जानो कि ये 69A जो है क्या। 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000। देखो जो 69A ऑफ आईटी एक्ट है वो एस्पेक्ट्स दो चीजों पे काम करता है। एक है आपको आर्टिकल 19(1)(a) जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और दूसरा है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सब्जेक्ट टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। 19(1)(a) जो है वो मोटा मोटा आपको बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 69 सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट जो है वो बोलता है किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट्री या फिर चीजें या फिर पोस्ट या फिर ऑनलाइन कोई भी चीजें जिसपे हानि हो सकती है किसी भी पर्सन की या फिर उसके रेपुटेशन की, ऐसे रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट्स हो सकता है, तो हम उस चीज को हटा सकते हैं यानी बैन कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या स्पीच एंड एक्सप्रेशन में केवल बोलना होता है? अगर यहां पर हम कुछ लिख रहे हैं दैट इज माई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आर्टिकल 19(1)(a) का ग्रॉस वायलेशन, डायरेक्ट वायलेशन है ये। और आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो तो हर किसी में चला जाता है, अगर लाइफ है तभी स्पीच आएगी। तो ये सब चीजें हैं। तो इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक केस फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 2015 में, और केस था श्रेया सिंघल, लैंडमार्क जजमेंट है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दो लड़कियों को अरेस्ट किया गया था। उन्होंने क्या किया था, फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर दी थी। उस टाइम एक बड़े ही स्टालवर्ट लीडर थे बॉम्बे के, उनकी डेथ हुई थी, तो उनके अगेंस्ट इन्होंने पोस्ट किया था, तो केस फाइल हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 69A के जो प्रोविजंस है वो इन दोनों को डाइल्यूट करता है, वो हमें स्पीच ऑन एक्सप्रेशन और आर्टिकल 21 को डाइल्यूट करा, जो कि हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है अंडर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है भाई, हम एक कंडीशनल वो करेंगे और हर चीज पे हम बैन नहीं लगाएंगे, ये चीज उन्होंने कहा। और 69A रिवाइज हुआ और उसके बाद ही एक केस बड़ा चला, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई होप कि इस केस का कॉन्टेक्स्ट इस चीज में क्या अभी भी वही है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, तो उसको बैन किया जा रहा है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोका जा रहा है। तो रोका जाएगा तो कौन सा केस याद आएगा, श्रेया सिंघल। बट इन्होंने क्या पावर यूज की यहाँ पर, इमरजेंसी पावर्स ऑफ सेंसरशिप। तो रिपोर्ट क्लेम करता है कि ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ठहराता है पीएम मोदी को फॉर द राइट्स वायलेंस एनेबल करने में। और इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडिया बैनिंग द कंटेंट क्या है, आईटी रूल्स 2021 के हिसाब से वो देखते हैं। एमआईबी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, पावर देता है कि कंटेंट को आप टेक डाउन कर सको इमीडिएट बेसिस पे, जिसमें किसी भी तरह का डिले एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा ये यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां से आप हटा सकते हो इमरजेंसी बेसिस पे, और वही यहाँ पर किया गया। 69A ये बोलता है कि पनिशेबल ऑफेंस है किसी भी पर्सन को अगर ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन या फिर कंप्यूटर के थ्रू, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू अगर आप इस चीज के करते हो। अच्छा ये जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर वर्ड, ये आईटी एक्ट का सेक्शन 2J में डिफाइंड है। ये याद नहीं रखना है आपको, बट एक बार बता दिया कि अगर मान लो कि आपकी लीगल रीजनिंग में क्वेश्चन बन के आता है कंप्यूटर के बारे में, तो ये चीज डाल सकते हैं, कंप्यूटर मीन्स एनी काइंड ऑफ, या फिर इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स मीन्स एनी काइंड ऑफ डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सभी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं सेक्शन 2J के परव्यू में। अब हम आगे देखते हैं क्या है इसमें। द कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द वायलेशन ऑफ फ्री स्पीच। अभी जस्ट ये टेबल बताया है, यहां से ये सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 21 ग्रॉस वायलेशन करा था 69A, उसको श्रेया सिंघल से सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया 2015 में। अच्छा, और देखते हैं इसमें क्या क्या है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है भाई? बीबीसी, ये देखना जरूरी है क्योंकि बीबीसी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स और क्लैट, आईलेट, सिम्बी, एमएचसेट, डीयू पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि लोगों का ध्यान कम जाएगा इस पे कि हाँ अच्छा बीबीसी ना, ठीक है बीबीसी में क्या हुआ, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ही तो नहीं, ये कॉर्पोरेशन बनने तक का सफर है। 1922 में स्टार्ट हुआ था बीबीसी, जॉन रीड ने फाउंड किया था। 14 नवंबर 1922 को मार्कोनी स्टूडियो में लंदन में पहली बार डेली ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई थी, मार्कोनी स्टूडियो 1922। तो और क्या है इसमें, बीबीसी रिसीव किया था रॉयल चार्टर 1927 पे। उसके बाद नवंबर 1936 में बीबीसी ने टेलीविजन स्टार्ट किया, टेलीविजन के थ्रू अलेक्जेंडर पैलेस लंदन में। एक ब्रॉडकास्ट, ये क्रोनिंग का भी ब्रॉडकास्ट किया था भाई, जो मैडम क्वीन को जो ताज पहनाया जाता है 1953 में, और 22 मिलियन लोगों ने देखा था, और उसके बाद से इसका ये ब्रॉडकास्टिंग इंक्रीज होता चला गया। बीबीसी का पहला टीवी सेंटर वेस्ट लंदन जून 1960 में बना, विच लेटर बिकम द बीबीसी का हेडक्वार्टर। तो बीबीसी का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वेस्ट लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है बीबीसी प्रेजेंटेड बीबीसी ऑनलाइन, 1997 में ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, 2007 में इसका चार्टर खत्म हुआ 10 साल का, तो ये बीबीसी कॉर्पोरेशन बन गया और बीबीसी सर्विसेज वर्ल्ड वाइड हो गए। अच्छा, एक चीज और है कि बीबीसी का जो ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रेगुलेट करने का, वो होता है ऑफ कैम के पास। ऑफ कैम जो है वो सोल रेगुलेटिंग अथॉरिटी है ये बीबीसी टाइप के चीजों को करने के लिए। चलिए नेक्स्ट आते की टेक अवेज फ्रॉम द आईएमएफ। अच्छा, ये आईएमएफ का जो आउटलुक है ये आपको इकोनॉमिक सर्वे वाले दिन ही आ गया था, मैंने आपको बताया था व्हेन आई वाज डीलिंग विद इकोनॉमिक सर्वे एंड ऑल, तो उसमें स्पेशली बताया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने भी प्रोजेक्ट किया है कि हमारी जो जीडीपी है वो 6.2% के आसपास रहेगी, बट हम लोगों ने कहा कि नहीं 6.8 तक जा सकती है ये। और हमारा जो बजट इकोनॉमिक सर्वे आया उसका फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लाइन ये साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा इस साल का जीडीपी ग्रोथ है वो 6 से लेकर 6.8% के बीच में रहेगा, ऐसे इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का भी सेम चीज कहना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जानने से पहले विल ट्राई टू गेट इनटू द आईएमएफ, क्योंकि आईएमएफ 4-5 रिपोर्ट निकालता है, तो उसमें ये देखना जरूरी है कि कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं, और आईएमएफ से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को चीजों पे भी पकड़ना इज द नीड। ठीक है, इट वर्क्स टू अचीव द सस्टेनेबल ग्रोथ, और 190 मेंबर्स इसके कंट्री, बस ये याद रखना कि कितने कंट्रीज हैं। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रमोट करता है, फाइनेंशियल मॉनिटरी ऑपरेशन, तो ऑब्वियसली मॉनिटरी फंड है तो ऑब्वियसली मॉनिटरी चीजों को ही वो रेगुलेट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। IMF गवर्न बाय द अकाउंटेबल टू इट्स मेंबर कंट्रीज, और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं SDR, जो कि SDR के राइट्स आपके तब होते हैं कि जब मान लो कि संकट में देश है, जैसे भी रिसेंटली हुआ था पाकिस्तान में, पाकिस्तान को दिया गया था, श्रीलंका को दिया गया था IMF के लोन्स, इंडिया ने भी IMF से लोन दिए, और वर्ल्ड बैंक के इंडिया ने पॉलिसी एक्सेप्ट की थी LPG पॉलिसी 1992, तो उस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के बाद ही आप इनसे फंड्स ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। पब्लिकेशंस क्या क्या है इसके, तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक और एनुअल रिपोर्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये जो 5 रिपोर्ट्स हैं वो वर्ल्ड IMF पब्लिश करता है, तो ये याद रखना आसान होगा। कोई भी रिपोर्ट आता है ये चीज जरूर पूछा जाता है कि उसको रिलीज कौन करता है, तो इधर IMF रिलीज करता है। ये चीज अच्छे से घोल के पी जाना, बहुत हेल्प हो जाएगी, रटना कम पड़ेगा कि अच्छा IMF ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, अभी इस रिपोर्ट में आया तो मतलब IMF। चलिए, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, वर्ल्ड बैंक है और अभी ईयर स्टार्ट हो रहा है तो बहुत सारे रिपोर्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। IMF जो है वो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से बना था। देखो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो था ना वो कोलैप्स हो गया लेटर ऑन। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो था वो आपका वो था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब जो रेट होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज होगा थ्रू आउट द ग्लोब, वो फिक्स रखा IMF ने। लेट सपोज कि 5% ही रहेगा, उसको ना आप ऊपर ले जाओगे, चाहे कितनी महंगाई आ जाए, चाहे कितना भी सस्ताई आ जाए, आप वो जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वो कंटिन्यू रखेंगे। ये ब्रिटेन वुड्स का था, 1944 में स्टार्ट हुआ। आफ्टर द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट कोलैप्स्ड इन 1971, तो IMF आ गया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे। मतलब अब डिफरेंशिएट करेगा IMF कि हाँ इस पे इतना ठीक है, 5%, 6%, 7% तक फ्लोट कराएंगे हम। ठीक है, तो 1971 में याद रखना कि ये ब्रिटेन वुड्स कोलैप्स हुआ था और उसके बाद फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आपका न्यूज में आ गया।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में जाने तो इन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताते हैं पूरे कंट्री का, और ये साल में 2 बार अपडेट होता है, ट्वाइस एवरी ईयर इन अप्रैल अक्टूबर, अपार्ट फ्रॉम अपडेटिंग इट ट्वाइस इन जनवरी एंड जुलाई। तो जनवरी में ही आया था, अब जुलाई में आएगा दूसरा, देखते हैं कब आता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ये 6.8% का है, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट रिड्यूस हो जाएगा, इंडिया इन्फ्लेशन 2024 में 4% तक गिरेगा, मतलब सही रहेगा सब कुछ, और 8.8% तक वो चीजें बताई गई। अब आता है इंडिया एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एज द नेम सजेस्ट। जब आप टाइप्स ऑफ बैंकिंग पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे बैंक्स आते हैं, सेंट्रल बैंक आता है, स्टेट बैंक आता है, फिर उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, फिर आपको LIC भी एक तरह का आता है उसमें कॉर्पोरेशंस में, उसके बाद एक आता है फॉरेन बैंक। जब आप पढ़ोगे तो आपको आता है एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आखिर किस चीज से रिलेटेड है? अभी क्यों न्यूज में, गुजरात के गिफ्ट सिटी में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है कि हम एक सब्सिडरी बैंक बनाएंगे एक्सिम बैंक का। ठीक है, तो हमें जानना है कि एक्सिम बैंक होता क्या है। एक्सिम बैंक ये प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है कंट्री का, ये एक्ट से बना है 1981, और एक्सिम बैंक होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाइन ऑफ क्रेडिट्स देता है उनको, फंक्शंस एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंट्रीज के बीच में। इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है, देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है तो वो बहुत ही वेरी ऑब्वियस थिंग हो जाती है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इसमें फाइनेंस में प्रिंसिपल रहोगे आप, और उसके बाद आप फर्दर प्रोसीड करोगे किसी भी चीज के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही देना पड़ेगा। गुजरात गिफ्ट सिटी में है, अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में गिफ्ट सिटी बिल्ट हुआ था 886 एकड़ में, और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इट इज होम टू इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसको स्मार्ट सिटी भी बोला जाता है। इट इज बीइंग डेवलप्ड अ वेल प्लान टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्मार्ट सिटी। नाउ चेंज चार्ज शीट स्क्रूटनी इज नॉट अ केस ऑफ प्राइंग आइज। देखो चार्ज शीट ऑफ स्क्रूटनी जानने से पहले एक चीज जानो, दैट इज द जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी। एक हमारा एस्पेक्ट होता है व्हेन वी रीड अबाउट द जुडिशरी, दैट इज द जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी। इसके बहुत सारे हैंड्स हैं जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी के, ये सुप्रीम कोर्ट शैल बी ट्रांसपेरेंट इन एवरी एस्पेक्ट। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है जो बहुत डिबेटेबल है, दैट इज द कोलेजियम, जिसको हम लोगों ने बाय एंड देन कवर किया, और फाइनली एक अलग से वीडियो है ये कोलेजियम पे, तो वो पढ़ लो, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड आई एम नॉट गोइंग टू डील विद दिस कोलेजियम अगेन एंड अगेन, बिकॉज टॉपिक मोनोटोनस हो जाता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो बेस्ट है कि आप वो वीडियो देखो, वहां से सब कुछ मिल जाएगा आपको। बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 के नाम से वीडियो है। चलो, कोलेजियम बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होता है। अच्छा, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी में एक चीज अभी नई नई चल रही है, लाइव स्ट्रीमिंग। नई नहीं है, पुरानी है, 2018 की केस थी, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ केसेस। कभी यूट्यूब खोल के देखना, सुप्रीम कोर्ट के केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग होते रहती है। ठीक है, तो इस लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड एस्पेक्ट है इसमें, तो उस पर भी देखेंगे कि क्या है। अच्छा, एक इसमें है, एक है रीजनल लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, इस पर डीवाई चंद्रचूड़ ने बोला था, वो देखेंगे। और इसमें एक एस्पेक्ट और आ जाता है, दैट इज रिलेटेड विद द ओन प्लेटफॉर्म। अभी तो यूट्यूब पे चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा भी है कि हम एक अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, और इसके लिए जांच जारी है, जो भी रिजल्ट होता है विल डील विद दैट। तो क्या है ओन प्लेटफॉर्म, इस पे भी फोकस करेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट द लास्ट फ्रंटियर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यही सब बातें जो भी हम लोगों ने की। अच्छा, ये जो है ना रीजनल लैंग्वेजेस में जजमेंट, वो एस्पेक्ट है लीगल अवतार का। कितने लैंग्वेजेस में मिलेगा? हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल, यानी 4 इंडियन लैंग्वेजेस में ये चीजें मिलेंगी। अच्छा, लैंग्वेजेस किस शेड्यूल में है ये बताना, लैंग्वेज किस शेड्यूल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, 12th है या 10th है, या कि 8th शेड्यूल है। ठीक है, बताना इसका आंसर क्या है। अच्छा, 4 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, लीगल अवतार, इसमें ये चीज बताई जा रही है कि ताकि लोग हर, देखो इंग्लिश में जजमेंट पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, इफ यू हैवंट स्टडीड लॉ प्रॉब्लम होगी, बिकॉज उसमें लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, पॉइंट्स होता है, चीजें होती है, प्रेसिडेंस होता है, हर चीज सुप्रीम कोर्ट हर जजमेंट में एक्सप्लेन नहीं करता, वो सिंपली ये डालता है साइटेड इन दिस, अब वो समझो जाके उसमें। तो अगर रीजनल लैंग्वेजेस में होगा तो वो आसान हो जाएगा थोड़ा समझना। और क्या बातें हुई इसमें, कोर्ट ने रूल किया। अच्छा, इसमें अभी रिसेंटली क्या हुआ, कोर्ट ने कहा कि जो चार्जशीट फाइल की जाती है, चार्जशीट जो है वो आरटीआई परव्यू के नहीं आएगा, आप नहीं देख सकते किसने क्या चार्जशीट फाइल की है, वो पर्सनल है थोड़ा सा। सेकंड, थर्ड लास्ट है हमारे पास यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में,
इसमें कहा गया था कि एफआईआर जो होता है, अगर रेलेवेंट है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के वेबसाइट पे जो भी एफआईआर है, जैसे मान लो कि सीबीआई के ऊपर, सीबीआई से रिलेटेड कोई एफआईआर है या फिर साइबर क्राइम से रिलेटेड एफआईआर है, तो उस एफआईआर को आप 24 घंटे के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा के साइट पर डाल दोगे अपने कि भाई ये एफआईआर दर्ज हुई है, चार्जशीट नहीं। अब ये केस था यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। तो एफआईआर एट वेबसाइट का केस याद रखना, यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं लाइव स्ट्रीमिंग। स्वप्निल त्रिपाठी का केस है सुप्रीम कोर्ट में। स्वप्निल त्रिपाठी में यही फाइल किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं वो और प्रोसीडिंग्स है उसको लाइव होना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो सबका नहीं कर सकते, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है, क्लाइंट्स प्राइवेसी है, पर्सन्स प्राइवेसी है इन द केस कंसर्न। तो उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हियरिंग जो है वो स्ट्रीम कर देंगे। कहा ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच स्ट्रीम होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बेसिकली 5 जज बेंच जहां पे बैठते हैं उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। और ये चीज आपको दिया हुआ है रूल ऑफ कोर्ट, ये रूल्स है, रूल्स ऑफ कोर्ट आर्टिकल 145। जब 145 खोलोगे तो उसमें मिल जाएगा रूल्स ऑफ कोर्ट, बहुत सारे रूल्स दिए गए, उसमें से एक रूल ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जज होने चाहिए। करंटली अच्छा कितने करंट के हाई कोर्ट्स हैं जहां पर आपको लाइव स्ट्रीमिंग होता है? कर्नाटका, झारखंड, एमपी, उड़ीसा और पटना। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इसको कंसीडर कर रहा है। अच्छा, और ये जो करंट इशू है ना आपको कि करंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी प्रोसीडिंग, जैसे आप लोग जो सक्सेस मंत्रा से होंगे तो उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, या बाकी चीजों के लिए भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म जहां पर आप सब कुछ देख सकते हो, वो उस तरह की चीजें आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। वही चीज सुप्रीम कोर्ट भी बात कर रहा है। केस है मैथ्यू जे नेदुम्पारा एंड अदर्स वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ठीक है, इसमें यही चीज कहा गया कि इन्होंने हैविंग अ यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म ऑफ और फॉर ऑल कोर्ट्स, की जितने भी कोर्ट्स हैं एक ऐप बन जाएगा, उसके अंदर हाई कोर्ट, फिर मतलब उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ पटना, इलाहाबाद, झारखंड या गुजरात, जो भी हाई कोर्ट है उसके हाई कोर्ट्स के प्रोसीडिंग्स वहां पे चलते रहेंगे। अब जाके देख लो अपना लाइव स्ट्रीमिंग। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में लिटिल टू सेलिब्रेट इन श्रीलंका एट 75। ठीक है, तो श्रीलंका का जो भी 75 होने वाला है उसमें लिटिल सेलिब्रेट करने के लिए अगेन कोलेजियम आए दिन न्यूज में रहता है, तो इट इज माय रिकमेंडेशन कि प्लीज देख लेना, नहीं तो बाद में कलेश मचाओगे कि नहीं आता है ये टॉपिक। कोलेजियम से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इट इज माय गारंटी। केसेस पूछे जाते हैं, एनजेक के बारे में पूछा जाता है, इसलिए एक स्पेशल वीडियो ही है कोलेजियम पे। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं ये क्वेश्चंस पे। ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड। अंडर फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इंपोर्ट रेड स्टैंडर्ड्स, ये तो कल ही किया हम लोगों ने, चाइना इसका आंसर हो जाएगा। विच कंट्री अनाउंस द रिमूवल ऑफ द ब्रिटिश मोनोपोली फ्रॉम इट्स बैंक नोट्स, बताना कौन सी कंट्री है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने बाकी के वीडियोस देख लिए होंगे। बजट का वीडियो आ जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे इन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।